तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मधुर गुप्ता चैनल पे। ठीक है, आज हमारे साथ है थैंक यू भैया। निखिल भारद्वाज। ठीक है, जो आईआईटी रोपड़ से एमएससी पास आउट है। ठीक है, आज उनका जो एक्सपीरियंस है वो आज हमारे साथ शेयर करेंगे। ठीक है, और मैं इनसे लिंक्डइन पे कनेक्ट हुआ और मैंने जस्ट बोला कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे, तो इन्होंने बिल्कुल हाँ कह दी एक बार में ही। ठीक है, ज्यादा भाव खाते हैं ना जैसे लोग, वैसे बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ओनली वन टाइम में इन्होंने हाँ कह दी। सो ये अभी अपना इंट्रो देंगे। सो निखिल। ओके, थैंक यू भैया बुलाने के लिए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत। तो मेरा नाम निखिल भारद्वाज है। मैं सोनीपत हरियाणा को बिलोंग करता हूँ। ठीक है, मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो सोनीपत में ही हुई है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने जो अपनी मतलब 10th 12th ठीक ठाक परसेंटेज से मैं पास हो गया था। तो 10th में 10 सीजीपीए उस टाइम चलती थी, 2015 की बात है। 17 में फिर जब मैंने 12th पास करी तो 93% थे, ठीक थे परसेंटेज भी। उसके बाद फिर था कि मतलब थोड़ा अंदर ये था मुझे कि आईआईटी जाना है, आईआईटी जाना है। तो सब लोगों को भूत सवार होता है कि भाई जेईई मेंस करेंगे, जेईई एडवांस करेंगे, है ना? हम लोगों को और कुछ पता ही नहीं होता मिडिल क्लास में, यही कि उसमें बहुत पैसा मिलेगा। और मतलब दोस्तों से सुन लिया था कि जो जेईई कोचिंग वाले टीचर होते हैं ना, इनको अच्छा पैसा मिलता है, बीएमडब्ल्यू में घूमते हैं ये। तो मैं भी थोड़ा एक्साइटेड कि भाई मैं तो आईआईटी जाऊँगा और फिर वहाँ से अच्छा प्लेसमेंट लेके कोटा जाके बैठ जाऊँगा और अच्छा पैसा कमाऊँगा टीचिंग में। फिर ऐसे ही मतलब 12th कर लिया, फिर साइंस में उस टाइम बीटेक में तो नहीं हुआ, मतलब जेईई मेंस क्वालिफाइड हो गया। एडवांस में मेरा फिजिक्स इतना खराब था कि एक ही नंबर आया। मैंने मतलब टोटल कट ऑफ क्वालिफाई कर लिया, मतलब रैंक भी ठीक-ठाक आ जाती, केमिस्ट्री की कट ऑफ क्वालिफाइड थी, मैथ्स की क्वालिफाइड थी, बट फिजिक्स में आया 1 नंबर। और मेरे ख्याल से 10 नंबर चाहिए थे उस टाइम फिजिक्स की कट ऑफ में, बट हो नहीं पाया। तो फिर मैंने सोचा कि चल कोई नहीं, मेरा केमिस्ट्री अच्छा है, मैं उसी में कंटिन्यू करता हूँ। फिर बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स मैंने किया, डीयू भी हो गया था, मैंने एडमिशन ले लिया, फिर ड्रॉप कर दिया। मतलब सोनीपत से थोड़ा दिल्ली अप डाउन करने में मैं खुश नहीं था, तो मैंने अपना बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स किया। सोनीपत में एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, डी क्रिस्ट, तो वहीं पे मैंने एडमिशन लिया। उसका जो एंट्रेंस होता है, मैंने उस एंट्रेंस में टॉप किया। उसके बाद फिर मैंने वहाँ से बीएससी वहाँ पे इंटीग्रेटेड 5 ईयर कोर्स होता था, बीएससी प्लस एमएससी। तो इंटीग्रेटेड एमएससी केमिस्ट्री कोर्स था, तो मैंने उसी में ले लिया कि ठीक है, घर की घर पास में रहूँगा। तो बीएससी कर ली, बट उस टाइम पे है ना, मुझे पता था कि मेरे जो मैं थोड़ा ये था कि इंटरेक्ट करता था लोगों से, बड़े लोगों से जो सीनियर थे 1-2 साल, उन्हें मुझे पता था कि वो मुझे कुछ ना कुछ सिखा देंगे। तो उनसे बात करके मैंने सुन लिया कि हाँ, आईआईटी जाने का एक तरीका और है, जैम का भी एक ऑप्शन होता है। मैंने कहा ठीक है, जेईई ना सही, जैम ही सही, कुछ तो है, जाना है पर आईआईटी, जाके मानेंगे। फिर जेईई तो फिर जैम के लिए मैंने मेरे यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर, उनका ज़रूर ज़िक्र करूँगा, डॉक्टर हरिओम सर। तो मतलब मैं उनको बहुत मानता हूँ। उन्होंने मुझे जैम के टाइम भी हेल्प किया। फिर हुआ क्या कि जर्नी कुछ ऐसे स्टार्ट हुई मेरी कि उन्होंने मुझे बताया कि एक इंडियन अकेडमी ऑफ साइंसेज़ की फेलोशिप होती है, समर रिसर्च फेलोशिप जो होती है, तो एसआरएफपी। मैंने उसमें अप्लाई किया और उन्होंने ही मुझे रिकमेंड किया, अच्छा रिकमेंडेशन दिया मुझे, उनके लिए उनको बहुत-बहुत थैंक्स उस चीज़ के लिए। तो फाइनली मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। हम उस टाइम पे मुझे याद है उस लिस्ट में हरियाणा से हम 2 ही बच्चे थे जो सिलेक्ट हुए थे उस चीज़ के, इंडियन अकेडमी ऑफ साइंसेज़ की तरफ से, जो मतलब हरियाणा के कॉलेजेस में पढ़ते थे। तो एक मैं था और एक शायद कोई करनाल से एक लड़की थी। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, मुझे जेएनयू जाने का मौका मिला, रिसर्च की एक दुनिया देखने का मौका मिला। हालाँकि मैं थोड़ा बायो से बहुत डरने वाला बच्चा हूँ, मुझे बायो बिल्कुल खराब है, बहुत खराब। तो बट वहाँ पे मुझे देखने का अवसर मिला, वो जो सेंटर था, स्पेशल सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर मेडिसिन। तो वहाँ पे क्या था कि ड्रग्स की रिसर्च होती थी। मुझे वो ड्रग्स वाली दुनिया देखने का मौका मिला कि इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट का रोल क्या होता है। तो मैंने वहाँ थोड़ा सीखा। फिर अक्टूबर में मैंने वो फेलोशिप खत्म करी और फिर मैंने थोड़ा जैम की प्रिपरेशन पे फोकस करना शुरू किया कि ठीक है, जैम करना है मुझे। फिर फाइनली जैम से मैं 2020 में मैंने 20 वाला जैम मैंने दिया और 20 से 22 मैंने एमएससी अपनी केमिस्ट्री आईआईटी रोपड़ से कंप्लीट करी। और अभी रिसेंट में आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ एज़ अ केमिस्ट्री टीचर फॉर जेईई स्टूडेंट्स। तो फाइनली जो सपना देखा था कोचिंग में पढ़ाने का, वो पूरा हो गया और अच्छा आईआईटी जाने का भी। अच्छा अच्छा, तो जर्नी इसलिए मतलब बहुत जोरदार रही है आपकी। ठीक है, और खैर आईआईटी का सपना, मतलब पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि एक ब्रिलियंट स्टूडेंट से इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, और बहुत ही कम लोग मिलते हैं मेरे को ऐसे। ऑब्वियस सी बात है, कम ही लोग होते हैं ब्रिलियंट लोग तो इनकी जर्नी बहुत ही अच्छी रही है। ठीक है,
अब आप ये चीज बताइए, जैसे आपका तो मेंस हो गया था, एडवांस में फिजिक्स में 1 नंबर आया, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मेरा तो जेई मेंस भी नहीं हुआ था, ठीक है, 12 नंबर से रह गया था। तो कोटा में 2 साल गए थे, बट तैयारी कुछ हुई नहीं, क्योंकि बच्चे थे, दिमाग बच्चा था। तो आपको तो चलो था कि हाँ मेरे को आईआईटी जाना है, बट हमको तो था भी नहीं, हमको तो बस रिलेटिव्स या घर वालों ने भेज दिया कि जाओ तैयारी करके आओ। हाँ तो जी, तो ज्यादातर प्रेशर ही यहीं पे है, दिक्कत ही हाँ, यही है सबसे बड़ी। एग्जैक्टली exactly। तो हमारे टाइम पे तो ये था कि एक माहौल चल रहा था कि हाँ साइंस ले ली तो आईआईटी की तैयारी करनी है। तो हम्म। यही है, रिलेटिव्स का प्रेशर था, मम्मी पापा थोड़े ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे, तो चले गए फिर कोटा। और फिर कोटा जाने के बाद वही है कि समझ में आया जब तक, तो कोटा से वापस आ गए, ठीक है। और कुछ आया नहीं समझ में, और फिर बीटेक भी नहीं की क्योंकि इंटरेस्ट था नहीं। फिर बीएससी में मैथ ऑनर्स में लेना था मेरे को एडमिशन तो, बट हो नहीं पाया परसेंटेज कम की वजह से। सो मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स ले लिया फिर, बाई चांस नया 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 खुला था तो मेरा एडमिशन हो गया उसमें, सुबोध में। तो मेरी भी कुछ ऐसी मतलब जर्नी है, बट एक्चुअली मेरा इंटरेक्शन है नहीं, तो आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैं तो करता रहूंगा शेयर, ठीक है। तो आप थोड़ा जैम का एक्सपीरियंस शेयर करो कि कैसे तैयारी करनी चाहिए। और आपने एक वो भी किया, रिसर्च जो इंटर्नशिप होती है वो भी की, बहुत कम लोग बच्चों, मतलब एक स्टूडेंट का आया था कि सर इस पे वीडियो बनाओ ना, ये इंटर्नशिप का कैसे क्या होता है प्रोसेस। तो उस पे थोड़ा सा आप इंटर्नशिप पे फोकस करो कि हाँ बच्चों को नॉलेज में हो कि ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है। और क्या यही जरूरी है कि कोई अच्छे कॉलेज ही इंटर्नशिप का मौका देते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बस एक सर का नाम और मेंशन करना चाहूँगा पहले। देखो मैं जैसे आपने बताया ना मैथ्स में ज़्यादा कठिन, मेरा भी वही था कि मेरा मैथ्स ठीक था, साइंस तो मैं ऐसे डरता था कि भई साइंस मुझसे आती नहीं, लॉजिकल होती है ना साइंस, आपको थ्योरेटिकल बहुत लिखना पड़ता है। मैथ्स में क्या था 2x² + 4x ऐसे लिखा सोल्व कर दिया ना, वो आसान था करना। तो मैथ्स मेरा ठीक था, बट मैंने अपनी बहन का, मेरी जो सिस्टर है मुझसे बड़ी, उन्होंने बीएससी मैथ्स तब लिया था ऑनर्स में, उसी यूनिवर्सिटी में से। तो मैंने उसकी मैथ्स की बुक खोल के देख ली और वही मेरा दिन था कि ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। जैसे वो मतलब आपको वहाँ थ्योरेटिकल प्रूफ ज़्यादा देने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा थ्योरी होती है, तो मैं तो नहीं कर सकता ये, तो मैंने छोड़ दिया। फिर उसी टाइम मैंने केमिस्ट्री पे थोड़ा फ़ोकस हुआ क्योंकि मैंने अपने पास में एक ट्यूशन था राकेश सर का, तो मैं उनको ही देख के बोल सकता हूँ कि जिन्होंने मेरा केमिस्ट्री में इंटरेस्ट दिया और दिखाया कि हाँ, तू केमिस्ट्री पढ़ा सकता है, तू टैलेंटेड है उस चीज़ में, तो वही रीज़न है कि मैं केमिस्ट्री में आया, मैथ्स को छोड़ के। अब जैसे बात आपने की जैम की प्रिपरेशन की और इंटर्नशिप की, तो मैं इंटर्नशिप पे पहले आता हूँ क्योंकि पहले वो मेरा पार्ट था, मैंने बीएससी में ही करी थी इंटर्नशिप। देखो उस टाइम पे ना जब मैं फर्स्ट ईयर में गया था, तो मुझे सर मिले, क्योंकि मैं एंट्रेंस टॉपर था तो सर को पता था कि इसमें कुछ तो है, मतलब थोड़ा बहुत तो इसे आता है, सीखना चाहता है बच्चा। तो उन्होंने मुझे उसी टाइम फर्स्ट ईयर में बोला कि एक इंटर्नशिप होती है जेएनसीएसआर की, वो खुद भी इंटर्नशिप करके आए थे। वो जो प्रोफेसर थे मेरी यूनिवर्सिटी में, वो एमएससी आईआईटी दिल्ली से थे और पीएचडी उनकी आईआईटी दिल्ली से थी। और वो खुद उस टाइम पे 2001 के टाइम पे उस सिलेक्टेड फेलोशिप में थे आईआईएससी बैंगलोर। तो इस उनको भी पता था, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा है तू ट्राई कर उसके लिए। मैंने कहा ठीक है सर। फर्स्ट ईयर में तो अप्लाई कर नहीं सकते, वहाँ पे कंडीशन होती है। सेकंड ईयर में मैंने अप्लाई किया। अब देखो मुझे कुछ नहीं पता किसी चीज के बारे में, मुझे कोई टॉपिक के बारे में नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। मैं सिंपल वो बच्चा था जिसने थ्योरेटिकल रट लिया कि केएसपी के लिए निकालने के लिए ये ट्रिक होती है, ऐसा सवाल आएगा पेपर में, टिक्का मार देना, 4 नंबर तुम्हारे। तो अब ऐसे में आपको पता ही नहीं टॉपिक क्या चूज करना। सबसे बड़ी दिक्कत हर एक स्टूडेंट के सामने ये आती है, किसी के सामने नहीं आई, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, एक ना एक पॉइंट जब आप शुरू करोगे जीरो से, सबसे पहले ये कि किस फील्ड में ट्राई किया जाए। बोल देंगे हाँ ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। अरे ऑर्गेनिक आपको वहां नहीं डालना, आपको थोड़ा सा और आगे एक्सप्लोर करना है चीजों को। तो मुझे नहीं पता था फ्रेंकली, बट मेरे सर ने मुझे 2-3 टॉपिक्स बताए कि ये है ना आजकल चलन में है, तू इस पे एक बार देख, जो तुझे समझ आए ना वो तू ट्राई कर सकता है। मैंने कहा ठीक है सर। तो सर ने मुझे 2-3 नाम बोले। मेरे को उसमें सुप्रामोलिक्यूलर केमिस्ट्री थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी। उन्होंने जो नाम बताया तो उसमें सुप्रामोलिक्यूलर केमिस्ट्री मुझे एक्साइट कर रहा था कि बड़े-बड़े मॉलिक्यूल हैं, कर कैसे रहे, इंटरेक्ट हो क्या रहा है इनके अंदर केमिस्ट्री में। तो मुझे लगा कि ये मैं कुछ कर सकता हूँ, ये कुछ अच्छा है। ठीक है, कम से कम ये तो बोलूँगा इतना बड़ा मॉलिक्यूल बनाया था मैंने, उसकी होस्ट गैस केमिस्ट्री स्टडी कर रहा था। तो कहा चल इस पे देखते हैं। तो उन्होंने मेरा लिखवाने में भी हेल्प किया। ठीक है, मैंने सर को बोला सर मुझे नहीं आता लिखना, ऐसा ये जो भी लिखना होता है वहाँ पे आपको अपना भेजना है टॉपिक के बारे में लिख के, तो मैं क्या लिखूँ मुझे कोई आइडिया नहीं। उन्होंने मेरे लिखने में हेल्प करी। तो क्योंकि बीएससी के बच्चे को कुछ नहीं पता, जिसको पीछे कोई स्कूल में प्रैक्टिकल्स तो होते नहीं थे। तो मैं भी एक नॉर्मल बहुत ही छोटे स्कूल से था।
तो और यूनिवर्सिटी भी गवर्नमेंट में ऐसा कोई कुछ खास प्रैक्टिकल कराता नहीं है। बीएससी सबने करी है, तो वहाँ पे अगर आप डीयू वगैरह जाओ तो कम से कम कुछ प्रैक्टिकल होते हैं, उसमें तो कुछ नहीं होता था, तो प्रैक्टिकल नॉलेज एकदम ज़ीरो। तो मैंने सर को बोला कि सर आप भी कुछ देखो, उन्होंने लिखने में हेल्प करी, बताया, मैंने कुछ लिखा, कुछ उन्होंने लिखवाया, ऐसे मेरे का वो तैयार हो गया। अब मैं बस यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूँ लोगों को कि अगर आपको इंटर्नशिप करना है ना, तो सबसे पहले बात ये आप उस टॉपिक को पढ़ो। तो मैंने वो एक बुक पढ़ी उसके लिए, वहाँ से कुछ लाइन्स उठाई, उसको अपनी लैंग्वेज में मोल्ड किया, क्योंकि जो सामने वाला बंदा अगर चेक करेगा ना खोल के, जो आपने भेजा है लिख के मैटर, वो उस फील्ड का हो भी सकता है, कहीं न कहीं साइंस से तो बिलॉन्ग करेगा। उसे पता है कि यहाँ ऐसा कुछ जो मोल्ड करके लैंग्वेज लिखी गई है, वो तुम्हारी है किसी और की। लोग क्या करते हैं, भैया कई बार कुछ पूछते हैं ना, आप अपना भेज दो मुझे एज़ इट इज़। तो भैया कॉपी नहीं करना, हाँ, उसको बस देखो, अपनी लैंग्वेज में लिखो। नहीं लिख पा रहे ना, कोई बात नहीं, 4 लाइन लिख दो, 4 लाइन बहुत है। उसको बाद किसी टीचर से जाके आप चेक करा सकते हो, किसी सीनियर से कंसल्ट कर सकते हो कि भैया ऐसे-ऐसे लिखा है मैंने, आप इसको थोड़ा-सा मॉडिफाई करके बता दो, या आप बता दो कि क्या ऐड करना है। सबसे पहली बात क्लीयरेंस ये होना चाहिए कि इंटर्नशिप आपको मिले क्यों? पहली बात तो ये, है ना? आप में ऐसा क्या है कि जो 1000 बंदे और अप्लाई करेंगे, उनमें नहीं है। आप में ऐसे क्या पोटेंशियल है? आपको ऐसे क्या ज़रूरत है इस इंटर्नशिप या फेलोशिप की? उसके बाद में आपको जब मिलेगी, तो आप जो सीखोगे उससे क्या बेनिफिट होगा? आपको या आपके रिसर्च के करने के तरीकों को आपको ये एक्सप्लेन करना होगा। तो एक-एक छोटे-छोटे पैराग्राफ में आप उसे 3 पैराग्राफ में लिखें। तो मैंने पहले लिखा था मेरा बैकग्राउंड, कि मैं इस जैसे सोनीपत को एक एजुकेशन सिटी बोलते हैं, तो मैंने बताया कि मैं एजुकेशन सिटी को बिलॉन्ग करता हूँ, तो मेरा ये है कि हाँ, मुझे एजुकेशन में आगे कुछ करना है, मुझे साइंस में आगे कुछ करना है। फिर मैंने बताया कि मुझे यही टॉपिक क्यों चूज़ किया मैंने। दुनिया में हज़ारों टॉपिक हैं, बट मेरा इंटरेस्ट सुप्रामोलिक्यूलर फोटोकेमिस्ट्री में क्यों? ऐसी क्या चीज़ मैंने उसके बारे में पढ़ी, जो मुझे लगा कि मुझे और एक्सप्लोर करनी थी। मैं कुछ और सीख सकता हूँ इसमें। तो जिस टॉपिक पे आपको ये बात आए, आप उस टॉपिक के बारे में वहाँ लिखो। हो सकता है कि किसी ने कोई छोटा-सा एक्सपेरिमेंट करा हो, कॉलेज लैबोरेटरी में, स्कूल लैबोरेटरी में, और उसको वो लगा कि हाँ, ये तो कुछ खतरनाक हो गया। ऐसा कुछ मुझे और करना है और आगे करना है। तो वो भी आप वहाँ मेंशन कर सकते हो। फिर जब आपने ये सब कर दिया, उसके बाद आप एंडिंग नोट लेके आओ कि हाँ, ये इंटर्नशिप मुझे क्या प्रोवाइड करेगी। तो मैंने बताया था कि ये मुझे वो कटिंग एज रिसर्च दिखाने वाली है। उस एक नई एरा को मेरे लिए खोलने वाली है। तो ऐसा कुछ लिख के मैंने भेज दिया। तो भई जब लिस्ट आई, तो मैं भाग के सबसे पहले सर के पास गया। सर देखो सर, मेरा सिलेक्शन हो गया सर, देखो मेरा नाम आ गया। तो मतलब एक पहली बार ऐसा खुशी था। बट सच बताऊँ, मेरा सबसे ज़्यादा खुशी पता है किस बात से था? कि मुझे उस टाइम पे मिलेंगे इसके लिए ₹25,000 तो जो फेलोशिप अमाउंट होता है, तो मैं खुश इसलिए था कि मुझे ₹25,000 मिलने वाले हैं। काम तो चलो जो होगा देखी जाएगी, सीख लेंगे, नहीं सीखेंगे, बट ₹25,000 मिल रहे हैं। आप ये मत रखना, बट मेरा ये ओपिनियन था वहाँ कि बीएससी का बच्चा ₹25,000 कमाऊँगा जाके, है ना? और नए-नए प्रोफेसर से उठना-बैठना होगा। हालाँकि उसे पता नहीं होता कि भाई क्या होगा वहाँ जाके, बट या वो रियलिटी में आपको एक रिसर्च की दुनिया दिखाने वाला है। तो मैं पर्सनली मानता हूँ कि कम से कम बच्चे को, अगर वो साइंस में सच में है, और मतलब ऐसा करने के लिए नहीं कि ओपन डिग्री की तरह कर रहा है या सिर्फ सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है और इसलिए बीएससी ले रहा है। अगर सच में करना है तो प्लीज़ एक इंटर्नशिप ज़रूर करो। या तो बीएससी में करो, हो सके तो, या एमएससी में करो, बट एक इंटर्नशिप ज़रूर करना। और फिर उसके बाद मैंने अपनी जैम की जो जर्नी है, यहाँ पे मेरे ख्याल इतना बहुत है इंटर्नशिप के बारे में, ठीक है? तो उसके इंटर्नशिप बाद फिर इंटर्नशिप पे हुँ, मैं थोड़ा-सा बोल लेता हूँ, ठीक है? तो जैसे आपने बताया कि इंटर्नशिप बीएससी में करना आई नो बहुत ज़रूरी है, और मेरे बहुत से बैचमेट हैं आईआईटी कानपुर के, ठीक है? जो भी वेस्ट बंगाल के होते हैं, वो तो मोस्टली करके ही आता है इंटर्नशिप, ठीक है? हुँ, क्योंकि हुँ, वहाँ तो पढ़ाई का ऐसा माहौल होता है कि वहाँ तो बस आईआईटी को एज़ ए टूल यूज़ में लेते हैं वो बाहर जाने के लिए, अब्रॉड जाने के लिए, ठीक है? तो वो तो हुँ, आते हैं और जस्ट रिकमेंडेशन लेते हैं प्रोफ़ेसर से और बाहर निकल जाते हैं वो तो वो इंटर्नशिप करके आते हैं, उनको पता होता है। बट क्या होता है, जैसे तुमने बोला एजुकेशन सिटी है तुम्हारी, बट हमारे राजस्थान में क्या है ना कि पता ही नहीं होता है कि ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है? जा रहे हैं बस, कॉलेज जाते हैं। अब जैसे मेरे जैसा कोई बच्चा होगा, डेली जाता है कॉलेज, लेकिन उसको ये वर्ड ही नहीं पता इंटर्नशिप होता भी है कुछ, ठीक है? थर्ड ईयर पास आउट होके भी निकल गया, ठीक है? जैम में 83 रैंक भी अचीव कर ली, बट उसको ये भी नहीं पता कि इंटर्नशिप भी कुछ होता है, ठीक है? अब फिर वो आईआईटी में पहुंचता है, जब भी उसको समझ में नहीं आया। हाँ, जब समझ में आया कि जब सारे जो एक बल्क है पूरा का पूरा वो इंटर्नशिप की तरफ जा रहा है, समर इंटर्नशिप में, ठीक है? तो हुँ, हमने भी कोशिश की, बट रिकमेंडेशन भी मिल गई थी, बट हमारा जैसा बैकग्राउंड था उस हिसाब से मिली नहीं हमको कुछ भी। तो उस टाइम पे 25,000 रुपए आपके लिए कमाना, और किसी भी बच्चे के लिए कमाना बीएससी में 18 साल की एज में बहुत बड़ी बात होती है, दैट्स द ट्रू, ठीक है?
और मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि जो डिप्रेशन का फेज होता है ना, कि अगर एमएससी आईआईटी कानपुर के पास आउट होने के बाद भी अगर बच्चा कुछ नहीं कर रहा है और पूरे टाइम मतलब लगभग अप्रोक्स 1 ईयर तक वो घर पे बैठा है, ठीक है, तो उस वो बच्चा मैं ही हूँ, ठीक है। तो जिसने 1 रुपए नहीं कमाया हो, ठीक है, तो ऐसे फेज से निकल के और आज ऐसे मतलब जूनियर ही है वैसे तो, 2022 में पास आउट हुआ है तो ठीक है, मैं 2021 का पास आउट हूँ, बट यू आर ए टॉपर, है ना, और आई एम ए लूजर। बट बस पॉइंट इतना है कि मैं छोटी छोटी चीजों से अब वो सीख लेता हूँ चीजों को। जैसे मैं हर दिन 50 लोगों को रिक्वेस्ट भेजता हूँ कि कैन यू प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस, कैन यू प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। सो क्या होता है कि 50 लोगों में से 100 लोगों में से एक का रिप्लाई आता है कि चलो यार ये बंदा इतना पीछे पड़ रहा है तो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि लाइफ में हमेशा अचीवमेंट्स मिल जाए बच्चों को, ठीक है, हमारे साथ रहने वाले को, ठीक है। बहुत सारे मतलब फेज आते हैं लाइफ के, कभी जल्दी आते हैं कभी लेट आते हैं। तो पॉइंट यही है कि जो ये नॉलेज है, जैसे आपने इंटर्नशिप के बारे में बताया, एक बच्चे का और आया था कि सर इंटर्नशिप के बारे में वीडियो बनाना, तो आप मिले मुझे। तो ऐसा हो रहा है मेरे साथ आजकल की, मतलब मैं जाता हूँ और मुझे रास्ता अपने आप दिख जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अपन को क्या होता है, जैसे मैं हर वीडियो में कोरे वाली बात कहता हूँ कि एक कदम तो आगे बढ़ा के देखो, शायद थोड़ा सा अंधेरा तो हट जाएगा। तो वो वाली चीज है। तो इंटर्नशिप बहुत जरूरी है। मेरे को जब पता लगा, जब मैं प्रोजेक्ट कर रहा था, क्योंकि वो कंपलसरी प्रोजेक्ट होता है आईआईटी कानपुर में, हर जगह ही होता है खैर, ठीक है, लास्ट सेम में आपको प्रोजेक्ट करना पड़ता है। तो जैसे कॉपीराइट की आपने बात की ना, तो मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है। तो जब मैं आईआईटी के प्रोफेसर के साथ मीटिंग कर रहा था और मैंने मेरी वो बताई, वर्ड फाइल बताई, तो उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कि ये कॉपी है। तो मैं बोला सर कॉपी तो नहीं है। फिर उन्होंने बोला तू प्लेगरिज्म जानता है क्या होता है? मैं कहा सर नहीं जानता। मेरी इतनी बुरी बेइज्जती हुई उधर, जिसको मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और उसके अगले दिन मुझे लैब जाना था, पहला दिन था मेरे लैब का, प्रोजेक्ट लैब का। तो बट गए हम, ठीक है, और हमने काम किया। कभी कभी क्या होता है, चीजें नहीं पता होती ना आपको, तो शर्माना नहीं चाहिए, ठीक है, पूछने में नहीं शर्माना चाहिए, ठीक है। हो सकता है सामने वाला ज्यादा इंटेलिजेंट हो, कोई बात नहीं, झुक के सीख लो, सीखने में कोई बुराई थोड़ी है, ठीक है। तो लाइव सीखते रहो सीखते रहो, वो वाली चीज है। तो अब पॉइंट पे आते हैं वापस, ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेशन देना पड़ता है बच्चों को, क्योंकि हर कोई आपके जैसा बिल्कुल नहीं भैया। होता, हमारे जैसे बच्चे अरे नहीं, देखो सबकी सबकी कंडीशंस अलग होती है। मेरा जो मानना है ना, हर बच्चे में एक पोटेंशियल है, सबकी एग्जैक्टली कंडीशंस अलग है। किसी के जैसे मान लो कि इकोनॉमिक कंडीशन मेरी अच्छी नहीं थी, मैंने ये चीज सीख ली थी कि मुझे जो करना है ना अपने दम पे आगे जाके खुद करना है। एग्जैक्टली। फैमिली का पूरा सपोर्ट था इन चीज़ों में, ठीक है। तो अब उस टाइम पे हालांकि मेरे को गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप मिलती थी, मेरे क्योंकि परसेंटेज हाई थे, तो गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप आती थी, तो मेरी यूनिवर्सिटी का खर्च तो वहां से निकल जाता था। फिर थोड़ा बहुत मैंने साथ साथ ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, तो मतलब मेरा खर्चा तो मेरा निकाल लेता था पूरा महीने की जो एग्जैक्टली भी तो होता था। मैं वही चीज कहना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली में क्या होता है ना, जब रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना इंसान पे, जब वो भागता है। हम्म अब हमारे ऊपर कभी रेस्पॉन्सिबिलिटी आई नहीं, पापा ने दी नहीं कि यार आप भी कुछ कमाओ, हम्म ठीक है, पापा दे रहे हैं, ठीक है, पापा जब तक दे रहे हैं ठीक है। लेकिन जब हमको आईआईटी में गए तो हमको समझ में आया कि यार बच्चे खुद ही पैसा कमा रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से हम्म पैसा कमा रहे हैं, कोई चैट चैट से क्वेश्चन सोल्व करके कमा हाँ, रहे हैं। चेक से कमाते तो हैं, क्या कुंडूज होता है है, ना मेंटर में, मतलब बहुत कि सारी एप्स हैं। तो 12th के बाद स्कॉलरशिप भी मिलती है कोई। तो क्या होता है ना, नॉलेज हम्म की कमी की वजह से चीजें नहीं पता होती है। अब बैकग्राउंड जरूरी नहीं है हर घर का बैकग्राउंड एजुकेटेड ही हो। अब हमारे पापा हम्म मम्मी बहुत कम पढ़े लिखे हैं, बहनें पढ़ी हुई हैं बट साइंस का बैकग्राउंड नहीं है। मेरे मेरे पापा 10th पास है हाँ मेरे भी और सेम, मम्मी मेरी लिटरेट है। मेरी तो भी मम्मी सेम। इलिटरेट है। तो ये मैं इस चीज को वही कि ये मेरे लिए फाउंडेशन नहीं बनना है कि मतलब वो नहीं पढ़े तो मतलब मैं भी ना पढ़ूं, मैं भी कुछ ना करूं। नहीं 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 तो नहीं, मुझे तो इसको करना आप था। नहीं नहीं, इस चीज हाँ, को आप थोड़ा गलत ले रहे हैं। मैं मेरा कहने का मतलब ये था कि नहीं नहीं, नॉलेज, मतलब मैं बता रहा हूँ बस इंफॉर्मेशन नहीं ये मिल पॉइंट पाती, मैं साइड करूँ। इंफॉर्मेशन हाँ, नहीं मिल पाती। इसलिए मैं क्या करता ना, जैसे आप मुझसे 1 साल बड़े हैं, मैं आप लोगों के साथ बैठता, 2-4 हम्म, मिनट बात करी, तो वो एक ना एक बात कुछ ऐसी निकल जाएगी जो मेरे काम आ जाएगी। मैं एग्जैक्ट अपने से जैसे मेरे जो दोस्त थे उनके बड़े भाई थे 3-4 साल, उससे मुझे पता चला आईआईटी के बारे में जब मैं 6th क्लास में था। मैंने सुना आईआईटी, बस अखबार में क्या होता है, एक बड़ा सा आएगा, आईआईटी बॉम्बे से लगा 4 करोड़ का पैकेज, तो घर वाले अरे ये तो मतलब वो बस यही चीजें चलती रहती है। बट पर ये उसके बारे में इन्फॉर्मेशन, आईआईटी है क्या, क्यों जाना है, क्या कोर्स होगा वहां जाके, ऐसा थोड़ी आईआईटी के गेट को हाथ लगा के आगे
4 करोड़ रुपए मिल गए, ऐसा थोड़ी किसी को मिल रहा है। तो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? जो बच्चा या तो उसकी प्रिपरेशन कर रहा है, और फिर यहाँ पे उस टाइम तो चलो जब मैंने 12th किया था तब इतना ऑनलाइन का माहौल तो था नहीं, एग्जैक्टली, जेईई का, और ना एग्जैक्टली। इतने पैसे थे कि मैं जाके कोटा या दिल्ली में ड्रॉप करके कोचिंग ले सकूँ। तो उस टाइम फैमिली कंडीशंस अच्छी थी नहीं, तो मैंने सोचा कि चल कोई नहीं बीएससी करके, और मुझे जैम का पता चल चुका था 11th 10th 12th क्लास में। तो मुझे था कि एक ऑप्शन वहाँ है मेरे लिए, खुला है। बीटेक करूँगा तो शायद 4 साल की डिग्री, आईआईटी थोड़ा लेट पहुँचूँगा, 3 साल की डिग्री करके आईआईटी पहुँचते जल्दी से। तो फिर धीरे-धीरे कुछ ना कुछ नई चीज़ें मिलती चलेगी, जैसे सर से बात हुई, तो सर ने इंटर्नशिप के बारे में बताया, और मतलब भगवान की किस्मत बोलूँ या कुछ भी, तो मुझे मिला ऑप्शन जाने का। वहाँ जाके मुझे सच बताऊँ, लैब में काम करके बड़ा मज़ा आया। मैंने सामान तोड़े, मैंने कुछ बनाया, कुछ खराब किया, उसमें पेपर भी आया, रिसर्च पब्लिश हुई। मतलब बहुत कुछ सीखा। जो लोग थे पीएचडी, पोस्टडॉक वाले थे, उनसे सीखा। अच्छा, पोस्टडॉक भी कुछ होती है, पीएचडी के बाद भी पढ़ाई होती है, पीएचडी के बाद भी जॉब नहीं मिल रही। मतलब वो सब सिनेरियो कहाँ देखा मैंने, लैब में जाके। तब मुझे वहाँ से एक और क्लैरिटी मिली कि मैं इतना लंबा टाइम गैप नहीं ले सकता। मतलब बीएससी करूँगा, फिर एमएससी करूँगा, फिर पीएचडी करूँगा, पोस्टडॉक करूँगा, इंडस्ट्री में ट्राई मारूँगा, या फिर वापस आऊँगा एकेडमिक जॉब के लिए, और मतलब 30-35 उम्र तक वेट नहीं कर सकता। मुझे एक तो क्लियरेंस मिला कि तू पीएचडी तो नहीं कर सकता भाई। तो ये क्लीयरेंस लोगों को सब एमएससी करके ना सबसे बड़ी डाउट ये है, पीएचडी करूँ ना करूँ? जो गेट के लिए तैयारी करूँ ना करूँ? नेट करूँ कि ना करूँ? तो तुम्हें ये पता होना चाहिए ना करके क्या मिलेगा? यू शुड बी वेरी मच क्लियर ऑन दैट कि अगर नेट क्लियर कर लिया, जेआरएफ हो गया, अच्छा किस इंस्टीट्यूट में जाऊँ? ये तो बाद की बात है, पहले ये तो क्लीयरेंस कर लो कि तुम्हें सच में पीएचडी करनी है कि नहीं? अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं कि हाँ, पीएचडी कर लेंगे फिर देखेंगे बाद में क्या होता है। ये तो एक बिल्कुल फिर बोलेंगे कि पीएचडी करके कुछ मिल नहीं रहा। अरे मिलेगा कैसे? तूने पीएचडी ढंग से करी है? बस ऐसे ही जाके जेआरएफ हो गया था, तुम पहुँच गए जाके। ये खासकर तब उन लोगों के साथ होता है जो छोटे कॉलेजेस से आते हैं। जैसे आप और मैं आईआईटी से, हमें पता है कि पीएचडी लाइफ कैसी दिखती है ना? कैसा ग्लैमर होता है, कि कैसी आईआईटी लाइफ का ग्लैमर उनको मिलता है, या फिर कैसा एक एक्सपोज़र मिलता है, वो हमें पता है। एक बच्चा जिसको कुछ नहीं पता इसके बारे में, वो सिर्फ पीएचडी इसलिए आता है कि 31,000 रुपए का पैसा मिल रहा है, घर बैठे-बैठे क्या कर रहे हैं, 31,000 आ रहा है, चलो चलते हैं। तो यू शुड बी, मतलब उस लाइफ को एक बार जाके सच में देखो, है ना? फिर उसके बाद पता चलेगा कि, और ये मौका तुम्हें कौन देगा? एक इंटर्नशिप देगा। एमएससी का या तो डिसर्टेशन प्रोजेक्ट करो 6 मंथ्स का, थीसिस का जो होता है, या फिर आप छोटे कॉलेजेस तो भी आप 6 मंथ का कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? सीएसआईआर लैब्स के अंदर। मैं ये पॉइंट यहाँ बोलना चाहूँगा, अगर कोई छोटे कॉलेजेस से है, जैसे डीयू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सब में, और आईआईटीज़, एनआईटीज़ में प्रोजेक्ट होता है। बट कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें नहीं होता। ठीक है? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी होता आजकल तो। अगर छोटी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट है, नहीं होता, और बच्चा अगर चाहता है तो आप थीसिस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं सीएसआर लैब्स के पास। उनके पास 6 मंथ के लिए वैकेंसी होती है। तो वो आपको सिर्फ 6 मंथ्स के लिए ऑप्शन देंगे। आप वहाँ काम करें, देखें एक रियल लाइफ कैसी दिखती है रिसर्चर की। कितना प्रेशर होता है, और क्या आपको हैंडल करना पड़ता है, क्या-क्या सीखना पड़ता है, कैसे काम होता है एक रियल लाइफ में। वो आप देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि आपके लिए पीएचडी बनी है कि नहीं। आप उसके लिए हैं या नहीं। नहीं है तो प्लीज़ उस लाइन में ना जाके कुछ और प्रिपरेशन कर लें। गेट के लिए कर रहे हैं तो भी फिर भी ठीक है। चलो अगर ऑप्शन खुला, जियो साइंटिस्ट है, ये सब हैं। सो तो ये प्लीज़ 21,000 के चक्कर में ना जाएँ। हाँ, तो मैं इंटर्नशिप के पहले तो बहुत सारे फायदे बता दिए निखिल ने, ठीक है। मैं उसको थोड़ा सा छोटे वे में बता देता हूँ पॉइंटों में। पहला पॉइंट तो ये है कि इंटर्नशिप करने से आपका दिमाग खुलेगा। आप दूसरी जगह जाओगे, ठीक है, अपने घर से थोड़ा दूर जाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपका दिमाग एक्सप्लोर होगा, बढ़ेगा आपका दिमाग। सेकंड चीज है कि आपको क्लियरिटी आएगी कि मुझे पीएचडी करनी है या नहीं करनी, जो बहुत बड़ी क्लियरिटी है। एमएससी करने के बाद हमको भी नहीं आई, ठीक है, इसलिए हमारा 1 साल बर्बाद चले गया। तो आपका थर्ड चीज मिल रही है आपको, टाइम सेविंग। बहुत बड़ा टाइम, जो एक 21 एज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। उसके बाद अगर आप सोच रहे हो जो हमने गलती कर दी वो आप नहीं करो, इसलिए ही हम ये वीडियो बना रहे हैं, और कोई पर्पज नहीं है ये वीडियो बनाने का, ठीक है। आप ऐसी गलती नहीं करो। हमने जो गलती कर दी, या मेरे फ्रेंड्स ने जो गलती कर दी, वो आप नहीं करो। उसके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं, और ये अपना कीमती वक्त देके आ रहे हैं, ठीक है निखिल। तो ये वीडियो आप इसको जहां तक फैला सकते हो उतना फैलाओ, क्योंकि इंटर्नशिप इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको पीएचडी का क्लियर हो जाएगा, टाइम बहुत सेव हो जाएगा, और एक क्लियरनेस आ जाएगी कि हाँ यार मुझे पीएचडी करनी है नहीं करनी। तो आप जब एमएससी में जाओगे तो आपको क्लियर होगा कि यार हाँ ठीक है, मेरे को पीएचडी नहीं करनी, टाइम कंज्यूमिंग है, मैं इतना टाइम नहीं दे सकता। या फिर आपको पेशेंस है, कंसिस्टेंसी है, आप फेलियर झेल सकते हैं। बहुत सी चीजें होती है पीएचडी में,
आप मजाक नहीं है कि आप 31,000 रुपए के लिए पीएचडी करने चले जाओगे, इट्स अ जोक। ठीक है, आपके 5 साल टाइम शायद मेरे हिसाब से पैसों से बड़ा कीमती चीज है। ठीक है, और अब मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। ठीक है, टाइम अप हो चुका है वैसे। ठीक है, कभी भी ऑफ हो सकती है वीडियो। सो थैंक यू सो मच निखिल। ठीक है, और एक अपन थैंक यू भैया। बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स, मतलब एक टॉपर ही मान लो, जिसने एक पेपर भी अरे लिख लिया है एमएससी में। ठीक है, और बीएससी इंटर्नशिप कर चुका है, एमएससी आईआईटी रोपड़ से पास आउट है और अभी आकाश में पढ़ा रहा है। ठीक है, और सोनीपत से तेरे को जान के खुशी होगी कि अभी जो इंटरव्यू है विवेक नैन, गेट में 32 रैंक थी उसकी, ऑल इंडिया। विवेक नैन। हाँ, ओके। तो आईआईटी कानपुर का मेरा बैचमेट ही है। ठीक है, आज मैंने स्टेटस भी लगाया है उसका। तो उसका, वो भी सोनीपत से ही है। ठीक है, और उसने भी जैम में उसकी 43 रैंक थी। ठीक है, तो यही मैं कहना चाहूंगा कि है एजुकेशन सिटी तुम्हारे सोनीपत। ठीक है तो हाँ, वहाँ पे राजीव गांधी एजुकेशन सिटी ना। दूसरी बात ये भी कि दिल्ली काफी नजदीक है, तो हाँ, यहाँ से जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो जो पूरा क्राउड है वो वहाँ पे महसूस होता है आपको। वहाँ पे एक्सपोजर मिलता है, डीयू जाते हैं जैम के लिए तो खासकर बहुत अच्छा माहौल है हाँ, डीयू में। सब हाँ, कोचिंग सेंटर्स वही हैं, लोग प्रिपरेशन करते हैं। तो आप जैसे देखने वाले ना, टॉप 100 में काफी सारे बच्चे डीयू के ही मिलेंगे। बिल्कुल टॉप बिल्कुल 100 200 में बिल्कुल मतलब बिल्कुल। पूरी क्लास में हर एक एमएससी बैच के अंदर कम से कम अगर 20 से 30% बच्चे डीयू से होने वाले हैं। हाँ हाँ, तो यही है कि इस वीडियो को देखो, और इतना ये नॉलेज है, ये ना तो मेरे चैनल को, ना मेरे को कोई पैसे देने वाला है, ना मेरे को उस चीज से कोई मतलब है, बट ये नॉलेज जो हमने भुगत चुके हैं ना, वो आप नहीं भुगतो। ठीक है, और इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, और जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच निखिल। ठीक है, आपने अपना, थैंक यू भैया। हाँ थैंक यू भैया फॉर बहुत, इनवाइटिंग। हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू।